वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम 2022 का मराठी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 40 मार्क्स के लिए होता है, 2 घंटे का। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। कौन ते सांगा। कौन यहाँ पे लिखना है आपको। पहले पैसेज पढ़ देंगे। लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही, त्याला नवीनाची ओढ असते. छोटे बच्चे एक ही खेळ पर नहीं टिकते, उन्हें हर बार एक नई चीज़ चाहिए होती है. त्याच्या दृष्टीने नवेपणाला समोर जाण्याचे तेज असते. उनके अंदर शिद्दत होती है हर चीज़ को, नई चीज़ करने को. आपण वाढत्या वयाबरोबर हा तजेला हरवून बसतो आणि एकेका गोष्टीची जखडून पडतो. नोकरीतील बदलीही आपण टाळतो. बदलीच्या जाणे तिथला निसर्ग, माणसे, न्हाळ, परदेशाशी एक रूप होण्यातला आनंद घेणे, त्याला आपल्या लेखी काही महत्त्व नसते. आपल्या बदलायचे नसते म्हणून आपण बदली टाळतो. बदला कंडे पाहण्याची दृष्टी बदलाच्या पासूनच आपण बदलांना स्वीकारांचा अभ्यास सुरू करू. डाव उजवे जरूर तपासा, पण बदलालाच नाही अशी एकांगी भूमिका घेऊ नका. नव्याचे स्वागत करायचा संदेश वसंत गमनाबरोबर आपण स्वीकार का. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि छोटे बच्चे एक ही चीज़ से हमेशा नहीं खेलते, उन्हें बदलाव चाहिए होता है और नई चीज़ को वो अपनाते हैं और नई चीज़ खेलने की कोशिश करते हैं। जबकि हम बड़े लोग बदलाव का आसानी से कबूल नहीं करते और ना ही हमें मतलब डर रहता है उस चीज़ का बदलने को, हम स्वीकार नहीं करते, कबूल नहीं करते। अब इस पर सवाल है पहला, एका खेळण्यात फार काळ ना रमणारे कौन, तो यहाँ पर आएगा लहान मुले. नोकरातील बदलीही टाळणारे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आम्ही या बड़े लोग. अगला क्वेश्चन है तजेला. हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. यानी तजेला यानी ताज़ा. ये किस ऐसा सवाल बनाइए कि जिसका जवाब ये आए, तजेला. आपको जवाब ऐसे लिखना है, सवाल बनाना है आपको जवाब में, तो जिसका जवाब आए तजेला. तो इसका सवाल इस तरह बनेगा कि आपण वाढत्या वयाबरोबर काय हरवून बसतो, यानी हमने क्या खो दिया है. अगला सवाल देखिए, माणूस बदल स्वीकारण्यास तयार नसतो. हे विधान आपल्या अनुभवाच्या आधारे पटवून द्या. यानी कि आदमी या इंसान बदलाव का आसानी से कबूल नहीं करता, उसके लिए तैयार नहीं रहता तब्दीली के लिए. इस ख्याल को आपको अपने अनुभव के यानी कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखना है. अब देखिए, आप 10वीं जमात के तलबा है तो आपको अपने एक्सपीरियंस के, अपने तजुर्बे के हिसाब से जवाब लिखना है. गेल्या वर्षीची गोट यानी पिछले साल की बात है. 9वीचे निकाल लागण्यापूर्वी एका दिवशी वर्गात नोटीस आली. यानी 9वीं जमात के निकाल के बाद यानी रिजल्ट के बाद एक दिन हमारे रूम में क्या आई, हमारे क्लासरूम में नोटीस आई. सरांना ती आम्ही विद्यार्थीला वाचून दाखवली. पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्याचा गणवेश बदलणार आहे. यानी उन्होंने हमें बताया कि हम जो हमारे स्टूडेंट का यूनिफॉर्म वो जो है वो चेंज होने वाला है, त्याचा रंग बदलणार आहे. हे ऐकून सगळा वर्ग नाराज़ झाला. यानी सबका रंग बदल जाएगा हमारे यूनिफॉर्म का, ये सोचकर सब नाराज़ हो गए. सब बच्चे, शांतता पसरली, सब खामोश हो गए. मग हळूहळू कुजबुज सुरू झाली. फिर कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें आने लगी, यानी बातें लोग आपस में बच्चे करने लगे. कशाला बदलाच्या, क्यों बदलना आहे, तो किती सुंदर आहे. यही तो है, मतलब क्या वो अच्छा है, सुंदर है. नवीन कसा असेल, अब हमारा पुराना यूनिफॉर्म तो कितना अच्छा है, नया यूनिफॉर्म पता नहीं कैसा होगा. एकाएकी काय झाले, ऐसा क्या हो गया, वगैरह वगैरह. हळूहळू मित्र मैत्रीण आपणास बोलू लागले, यानी दोस्त आपस में बात करने लगी. कुणीही या अचानक बदलायला तैयार न होते. कोई भी बच्चा अचानक यूनिफॉर्म बदलने के लिए तैयार नहीं था. मलाही जरा अस्वस्थ वाटू लागले, यानी मुझे भी बहुत अजीब लगा. त्याच्या दिवशी रातभर मी विचार करीत राहिलो. मैंने रातभर सोचा. नंतर नवीन गणवेश कसा असेल, नया ड्रेस कैसा होगा, याची उत्सुकता लागली. इसी की मुझे फिक्र लग गई. विचार करताना माझ्या लक्षात आले की, यानी कि सोचते सोचते मेरे समझ में आया कि माणूस बदल स्वीकारलेला सहजासहजी तैयार न होते, हेच खरे. यानी कि इंसान इतने आसानी से बदलाव को कबूल नहीं करता. ये बात मेरे उस दिन समझ में आई. अगर आपने मानी खेज और अच्छी मराठी में जवाब लिखा तो पूरे 3 नंबर मिल सकते हैं.
अगला देखिए, हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल करनी है। आकृति पूर्ण करा यानी खाका लिखना है बराबर। पहले हम इसको पढ़ लेंगे पैराग्राफ को। अजीज़ तलबा, हम बता देते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाए, भूल चूक हो जाए तो उसके लिए पहले ही माजरत की दरख्वास्त। पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, यानी चरीन परीन हमारी जो है कौमी राष्ट्रीय यानी कौमी संपत्ती दौलत आहे। तिच्या रक्षाकडे जनतेचे लक्ष वेधावे या सूचनाप्रमाणे सरकारने वन्य पशु रक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या समिति या प्रश्नाचा विचार केला, यानी लोगों को भी उनके बारे में पता चले या लोग भी उसके बारे में सोचे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक पशु रक्षण करण्यासाठी नेमलेली समिति या प्रश्नाचा विचार केला। प्रत्येक राज्याचे अभिप्राय मागवले, यानी सभी राज्य के यानी सभी रियासतों के अभिप्राय मागे। वृत्तपत्रातून अभिप्राय मागवण्यात आले आणि अशी रीतीने अनेक पक्षाचे नावे राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली। त्याचे गरुड, हंस, महात, सारंग ई पक्षाची ही नावे होती। अनेक पक्षाच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या। या कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला आणि राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली। यानी मोर को क्या किया गया, सारी कसोटियों पर कौन खरा उतरा, मोर, और इसलिए मोर को कौमी परिंदा घोषित कर दिया गया। या कसोटियां लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, काव्याची पार्श्वभूमी, लोकांची आवड इत्यादी कारण बरोबरच रंग, शारीरिक सौष्ठव, कलात्मकता, कंस्ट्रवर या पक्षी वैशिष्ट्यशाही विचार करण्यात आला। यानी उसकी बनावट, उसका रंग, उसकी आवाज़, ये सब चीज़ों की को देखकर ही एक परिंदे को चुना गया और जिसमें मोर खरा उतरा। मोर को क्या घोषित किया गया, कौमी परिंदा। अब आपको देखिए पहले ये खाका भरना है। राज्य पदासाठी सरकाराकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्षाचे नाव, कौन कौन से पक्षी के नाव थे अभी हमने पढ़ा है। आपको इसको हल करना है इस खाके को। तो राज्य पेद्यासाठी सरकाराकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्षाचे नावे। अब यहाँ पर आपको 4 पक्षियों के नाम लिखना है। यहाँ 3 तो दिए हुए अपने, गरुड़, हंस, महासारंग और एक मोर। मोर लिख देंगे, 4 हो जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए, खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा, यानी सही है या गलत लिखिए। पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती नाही, ये चुकीचा है यानी ये गलत है। मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे, ये बरोबर आहे यानी सही है। कसोट्यात विचार करण्यात आलेली पक्षी वैशिष्ट्ये, यानी कौन कौन सी कसोटियाँ थी वो यानी कौन कौन सी कसोटियाँ थी वो जिस पर मोर को चुना गया। तो देखिए, पहला रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता और कंठ स्वर, यानी उसका आवाज़, उसका रंग, उसकी शरीर की बनावट, ये 4 आपको लिख देना है। यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाएगा। विभाग 2, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। पुढील देखिए कविता दी गई है, अब इस पर सवालात हल करने हैं। ये फन्नस को क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और नारियल कैसा होता है, सख्त होता है, कठिन होता है। दूसरे का जवाब देखिए, सरळ अर्थ, जो हमको लघवी मानी लिखना है। साधूचे मन कसे असते, कैसा होना चाहिए, एक संत का मन कैसा रहता है। सांगताना संत कवी शेख मोहम्मद म्हणतात की केतकीच्या झाडाला, यानी केतकी का झाड की तरह सगळीकडे काटे असतात, यानी काटेदार होता है, पण आत्मार्थ सुगंधी केवड़ा जन्माला येतो और खुशबू भी देता है, यानी सख्त भी है और नरम भी। इसी तरह से जैसे हमें फन्नस से भी बताया गया है कि फन्नस को क्या होते हैं, अनानास को क्या होते हैं, बाहर से कांटेदार होता है लेकिन अंदर से कैसा होता है, मज़ेदार। उसी तरह नारियल बाहर से सख्त होता है और अंदर से मज़ेदार होता है, अच्छा होता है। उसी तरह से एक साधु का मन भी कैसे होता है, बाहर से वो भले ही बाहर से सख्त नज़र आता है और अंदर से नरम। दूसरे का आ देखिए, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा, चौकटी पूर्ण करा। कवीने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये, यानी कवि ने यानी शायर ने गर्मी के मौसम की कौन सी 2 खुसूसियात बताई है वो लिखिए। पीवड़े यानी पीला है, पीला, और तापसून यानी कि सुर्ख, आपने नज़म पढ़ी होंगी। अगला सवाल है, दिलेल्या पंक्तीच्या
सरळ अर्थ लिहा यानी उसकी तशरीह वो करना है, आपको खुलासा करना है। हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे झोके घेते कसे चहुकडे हिरवे गालीचे। तो देखिए इस तरह से जवाब लिखना है कि कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्य पिवळे और तापसून, और आपका जवाब आप लिखेंगे संध्याकाळीची शोभा वर्णन करताना कवि म्हणतात यानी शाम का मंजर बयान करते हुए शायर कहता है हिरवेगार भाताचे खेत यानी हरे हरे धान के खेत यानी खूप सुंदर दिसते, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, त्यामुळे हे हिरवी भातीची शेत जणून झोके घेणारे हिरवे गालीचे आहेत, यानी हवा के झोंकों से जब वो इधर उधर होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हरी कोई काली या गालीचा बिछा हुआ है। अब अगला देखिए ग्रामर का हमारा पेज आ गया है। व्याकरण घटकावर आधारित कृती, सूचनेनुसार कृती सोडवा। हे पेन काही से वजनदार आहे। अब इसका काळ ओळखा यानी आपको ज़माना बताना है। दूसरा देखिए माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, भविष्य काळ करा, इसको आपको ज़माने माजी में कन्वर्ट करना है, ज़माने मुस्तकबिल में, सॉरी भविष्य काल यानी कि ज़माने मुस्तकबिल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम हल। पहले एक सवाल का जवाब है वर्तमान काल, जो पहला जो है इसका जवाब क्या है वर्तमान काल, और हमको दूसरा जो था उसका क्या करना है, हमको भविष्य काल करना है। तो माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळेल यानी मेरे जो किताब है उसको मिलेगा, राज्य पुरस्कार उसको मिलेगा, तो वो ये हो गया भविष्य काल। अगला देखिए दूसरा पुढील वाक्य प्रचार व त्याचे अर्थ यांचे जोड़ा लिहा, यानी आपको इनके मुतरादिफ लफ्ज़ ढूंढ के मतलब इनके मानी के साथ जोड़ियाँ लगानी है। तो जब इससे भी हल करके बताएंगे। देखिए भूरत घालने, आकर्षित करने यानी मुतवज्जे करना यानी आकर्षित करना। शिरशिरी येणे, अंगावर बारीक काटा यानी ऐसा हमें बोलते ना गूज़बम्प्स आते हैं वैसे ही। अब तीसरे का आ देखिए शब्दापती, पुढील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा यानी इनके एक जैसे मानने वाले लफ्ज़ लिखना। नवनीत और आई, नवनीत का समानार्थी शब्द है लोनी और आई का माता। अगला देखिए पुढील शब्दार्थी अक्षरापासून दोन अर्थपूर्ण शब्द लिहा। वनस्पतिपासून, इससे आपको दो शब्द बनाने हैं, तो वनस्पति से दो शब्द बनेंगे वन और पाव। अब देखिए अचूक शब्द ओळखून लिहा। सूर्यप्रकाश, इसमें से कौन सा सही है, नंबर 3 जो है वो सही है, सूर्य प्रकाश। अगला देखिए विराम चिन्हाचे नावे लिहा, यहाँ आपको 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनके नाम लिखना है। पहला है ताज्जुबिया निशान को क्या कहते हैं अपन, उद्गार चिन्ह, और ये कॉमा को क्या कहते हैं हम, अर्ध विराम, रमूजो अकाफ कहते हैं जिन्हें उर्दू में। विभाग 4 पत्र लेखन यानी खुतूत नवेसी। सौरभ स्पोर्ट्स सेंटर, ये एक स्पोर्ट्स सेंटर है, रविवार पेठ कर्जत, यहाँ पर इसका पता दिया हुआ है। सर्व प्रकारचे खेळाचे साहित्य मिळणारे लोकप्रिय ठिकाण यानी ऐसी जगह, बहुत मशहूर जगह जहाँ पर खेलों का हर तरह का सामान मिलता है। स्पोर्ट्स सेंटर तर्फे अंतरशालाय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन, यानी सेंटर वालों ने एक कबड्डी के स्पर्धा का क्या किया है, आयोजन किया है। स्पर्धा को 20 दिसंबर को होने वाली है। संपर्क व्यवस्थापक सौरभ स्पोर्ट्स सेंटर कर्जत। तो इसमें कहा गया क्या, अगर आप लड़का है तो असलम, लड़की है तो अफसाना शेख विद्यार्थी। तो आपको या तो आपको 2 खत लिखना है आपको इसी चीज़ पर, मतलब या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। पहले शाळेसाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र व्यवस्थांना लिहा, यानी आपको आपके स्कूल के लिए जो भी स्पोर्ट्स का सामान चाहिए उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। दूसरा लिख सकते हैं आप तुमच्या शाळेचे कबड्डी संघ विजयी झाल्याबद्दल संघ नायकाला यानी कप्तान को अभिनंदन करनारे पत्र लिया, या तुम आपके स्कूल का जो कबड्डी के गेम में जीत गए या आपका जो कैप्टन है आपके स्कूल का, उसका आपको मुबारकबाद देनी है खत लिखकर। दोनों पत्र लिखेंगे हम। पहला देखिए दिनांक 5 दिसंबर 2022, प्रति व्यवस्थापक सौरभ स्पोर्ट्स सेंटर, रविवार पेठ कर्जत, ये और यहाँ पर जिसको जीमेल किया वो भी लिख लेंगे। विषय शाळेसाठी क्रीडा साहित्याच्या मागणीबाबत, यानी आपको आपके स्कूल के लिए जो खेलों के जो भी सामान है उसके लिए आपने ये खत लेटर लिखा है। मराठी में लेटर लिखेंगे जैसे कि हम मोहतरम लिखते हैं, उर्दू में लिखेंगे महोदय। आपल्या स्पोर्ट सेंटर तर्फे दिनांक 20 दिसंबर रोजी आपण
आंतरशालेय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन केलेले आहे. ही शालेय विद्यार्थीसाठी फार चांगली गोष्ट आहे. यानी आपने जो इंतज़ाम किया है कबड्डी के गेम का, ये स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है. या स्पर्धेत आमच्या शाळेचे कबड्डी संघ भाग घेणार आहे. इसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे हिस्सा ले रहे हैं. आमच्या शाळेत इतरही मैदानी खेळले जातात, त्यासाठी क्रीडा साहित्य आम्हाला आवश्यकता आहे. यानी हमारा जो भी गेम खेल जाते हैं उसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है. कृपया हे साहित्य त्वरित पाठवण्याची व्यवस्था आपण करावी ही विनंती. यानी आपके हमें जल्द से जल्द ये सामान हमें प्रोवाइड कराएं आप. इस ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं. उसकी आपको लिस्ट बना देनी है. खेळाचे साहित्य: क्रिकेट बैट 4, क्रिकेट तेंदू 12, वॉलीबॉल 2 चाहिए, फुटबॉल 2. दिल से आप लिखेंगे. कुभिलाषी अफसाना शेख यानी आपकी खाकसार विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श विद्यालय, जो आपके स्कूल का नाम है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं. अगला लेटर जो आपको मुबारकबाद देनी है. अभिनंदन पत्र 22 दिसंबर 2022 प्रति संघनायक यानी कि आपके जो कैप्टन है कबड्डी संघ आदर्श विद्यालय करदत. अब उस बच्चे का नाम क्या है जो आपका कैप्टन है, उसका कौशल फर्ज कीजिए. प्रिय कौशल, सौरभ स्टोर तर्फे दिनांक 20 डिसेंबरला आंतरशालेय कबड्डी स्पर्धा घेण्यात आली होती. या स्पर्धेत आपल्या शाळेला कबड्डी संघ तुझ्या कुशल प्रतिस्पर्धी संघ ही तुल्यबळ होता. त्यामुळे सामना चुरशीचा झाला. 4 गुणाची पिछाडीवर असतानाही शेवटच्या 3 मिनिटात तू स्वत यशस्वी लढाई करून प्रतिस्पर्धी संघाचे 5 खेळाडू आउट केले. तेव्हा सर्वांच्या अंगावर आनंदाचे रोमांच आले. यानी तुमने एक साथ इतना अच्छा खेला कि एक साथ 5 खिलाड़ियों को आपने आउट कर दिया. इससे सबको बहुत खुशी हो गई. शाळेच्या प्रत्येक विद्यार्थीला आपला संघाचा अभिमान वाटतो. यानी हर स्टूडेंट इस पर अपना फख्र महसूस कर रहा है. मुख्य अध्यापकही अतिशय आनंदात आहेत. हमारे हेडमास्टर बहुत खुश हैं. तुमच्या पुढील यशस्वी वाटचालीस आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांच्या व शिकण्याच्या खूप खूप सदिच्छा. यानी अब तुमको बहुत सारी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात इस तरह से लिखेंगे. फिर मैं बस पे अपना इंट्रोडक्शन तुमच्या मित्र असलम शेख विद्यार्थी प्रति आदर्श विद्यालय कर देते हैं. दोनों में से एक लेटर करना है. सवाल नंबर 4 देखिए. पुढीलपैकी कोणतेही एक कृती सोडवा. यानी कोई एक करना है आपको. गद्य आकलन. पुढील आतारा वाचून एका वाक्यात उत्तर येईल असे 4 प्रश्न तैयार करा. छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है. इसमें कोई 4 सवाल ऐसे तैयार करना है कि जिसका जवाब एक जुमले में दिया जा सके. तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे. महात्मा फुले यांचे कार्य व्यापक होते. केवळ शाळा चालवणे एवढेच त्याचे ध्येय न होते. त्यांना माणूस बदलावचा होता. मनुष्य मागील गोष्टीचे अंधानुकरण करून चालतो. काळ सारखा बदल असतो. विचार करून माणसांनाही बदलले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. सत्य काय आहे हे शोधण्यासाठी त्याची सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. सत्यशोधक समाजाची जी 3 तत्वे महात्मा फुले यांनी सांगितली ती काही नवी नव्हती, पण त्यांनी पुनरुच्चार केला एवढेच. अब इस पर 4 सवाल बनाने. यानी महात्मा फुले ने समाज में तब्दीली लाने की कोशिश की. सिर्फ उन्होंने स्कूल के लिए ही काम नहीं किया. इसमें मालूमात दी गई है. उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो इसका मतलब है सच्चाई की खोज. अब इस पर आपको 4 सवाल तैयार करने हैं जिसका जवाब आप एक जुमले में दे सकते हैं. ठीक है. 4 सवाल इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि महात्मा फुले यांना कोण बदलायचा होता. क्या बदलना है आपको? मनुष्य की सोच बदलनी है, मनुष्य बदलना है. महात्मा फुले यांचे काय म्हणणे आहे? तुमका क्या कहना था कि इंसान को अब सच्चाई की खोज करनी चाहिए. महात्मा फुले यांनी कशाची स्थापना केली? सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. कोण सारखा बदलत असतो? इस तरह से आपको 4 सवाल लिखने हैं. अगला देखिए. जाहिरात यानी इश्तिहार. संगणक वर्णाची आकर्षक जाहिरात तैयार करा. यानी कंप्यूटर. संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर के बारे में आपको एक इश्तिहार तैयार करना है. और तीसरा देखिए बातमी लेखन यानी खबरनविसी. पर्यावरण दिनामिती तुमच्या विद्यालयाला वृक्षारोपण कार्यक्रम साजरा झाला. या कार्यक्रमाची बातमी लिहा. यानी आपके स्कूल में इन्वायरमेंट डे पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें दरख्त लगाना शजरकारी का प्रोग्राम किया गया. उस पर आपको एक खबर तैयार करना है.
तो देखिए इश्तिहार इस तरह से बनाएंगे क्या, विद्यार्थ्यांना खुश खबर यानी मौका मौका लवकर करा जल्दी करा, विजय अकेडमी तरफे सुलभ संगणक वर्ग यानी कि आपको कंप्यूटर सिखाने की कालावधि 5 मई से 30 मई यानी 5 से 30 तारीख तक, माफक फ़ी यानी कि मुनासिब रकम, संपूर्ण शिक्षण सब कुछ सिखाएंगे, सुलभ मार्गदर्शन और सही रहनुमाई करेंगे। और संपर्क किससे करना है, श्री विजय सबनीस। और इस तरह से आप नाम लिख दीजिए, आपके जो भी आपके मन में आता है इस तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए खबर नवेसी पर्यावरण संस्कृती शालेय विद्यार्थीचे वृक्षारोपण यानी कि ये हेडलाईन हो गई। पहिले दरवर्षी 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो, यानी कि हर साल 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। पर्यावरण संस्कृतीच्या संदर्भाशी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी चौकातील यशवंत विद्यालयाचे शालेय विद्यार्थींनी आज आगळ्या वेगळ्यात वृक्षारोपण कार्यक्रम साजरा केला। यानी कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वहाँ के जो विद्यार्थी स्टूडेंट ने सदर कार्यक्रम अंजाम दिया। सकाळी 7 वाजता शाळेच्या पटांगणात सर्व मुले गणवेश घालून उपस्थित होती यानी सुबह 7 बजे से सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में वहाँ जमा हो गए। मुख्याध्यापकांनी मुलांसमोर भाषण केले। जगातील तापमानवाढ, वृक्षतोड व प्रदूषणे या समस्या माहिती त्यांनी मुलांना दिली। हमारे जो हेडमास्टर थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, एक तकरीर पेश की कि दुनिया में किस तरह से जंगल कटाई हो रही है और आलूदगी फैल रही है वगैरह वगैरह। त्यानंतर प्रत्येक 10 विद्यार्थ्यांचा गट करून त्याच्याकडे एक रोप दिले आणि शाळेला पटांगणाच्या कडेने आलेल्या दिवशी खोदलेल्या गेल्या खड्ड्यामध्ये प्रत्येक गटाने प्रत्येक एक रोप ठेवले। हर बच्चे के पास एक पौधा दिया गया और मैदान में, खेल के मैदान में एक दिन पहले ही उन्होंने उसमें गड्ढे करके रख दिए थे और सबने फिर उन गड्ढों में पौधे लगा दिए और सबने पौधों को पानी दिया। साधारण 15 मिनिटात पटांगणात कडेला रोपांची हिरवी फौज वायावर डोलू लागली, यानी कि सिर्फ 15 मिनट में हर तरफ हरे पौधों की फौज नजर आने लगी। शेवटी राष्ट्रगीत होऊन हाँ अनोखा कार्यक्रम संपला और राष्ट्रगीत के साथ ये कार्यक्रम खत्म हुआ। अब कथा लेखन कहानी तैयार करना है, जैसे आप उर्दू के पेपर में करते हैं वैसे ही है। मुद्दे यानी कि जो आपको नुकात दिए गए। एक मेंढपाळ मुलगा, एक भेड़ चराने वाला लड़का मेंढ्याला चरायला नेने यानी कि वो है गम्मत करने मजाक करता है। लांडगा आला रे यानी कि भेड़िया आ गया। शेतकरी घाऊन येणे, सारे जो शेतकरी रहते हैं वहाँ वो सब घबरा जाते हैं। जोर जोरात मुलाचे हंसने और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दूसरे दिवशी गम्मत करने, फिर दूसरे दिन फिर वो यही करता है। खरंच लांडगा ये नहीं, सचमुच में क्या आ जाता है, भेड़िया आ जाता है मेंढपाळाचे ओढणे और कोणी मदतीने ना येणे। पश्चाताप तात्पर्य यानी कि आपने तो कहानी सुनी ही होगी जिसमें एक लड़का रहता है, वो भेड़ चढ़ाता है और वो मजाक करता है कि देखिए भेड़िया आ गया। उसकी मदद करने के लिए किसान आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं होता तो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अगले दिन भी वो यही मजाक करता है। उसके अगले दिन सचमुच में भेड़िया आ जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सबको ये लगता है कि वो मजाक कर रहा था। तो इसे ही आपको लिखना है, तो लिख सकते हैं खाता लेखन। रघु नावाचा एक मेंढपाळ होता। तो दररोज सकाळी मेंढ्या घेऊन गावाच्या बाजूच्या रानात त्यांना चरायला घेऊन जातात असते। एक लड़का गांव के बाजू के रानात यानी कि जंगल में अपनी भेड़ चराने जाता। त्याच्या वेळी आजूबाजूच्या शेतात गावातील शेतकरी शेतीचे काम करीत असते। आजूबाजू के जो गाव के किसान होते अपने अपने खेतों में काम करते। एके दिवशी रघु सकाळी मेंढ्या घेऊन रानात गेला। जंगल गया एक दिन सुबह अपने भेड़ लेके। मेंढ्या चरू लागला और उनको बकरियों को चराने लगा। तो झाडाखाली बसून देखरेख करीत होता, उनकी देखभाल या उन पर नजर रख रहा था। दुपारवेळी भाकर तुकडा खाल्यावर तो सावलीत विश्रांती घेत होता। अचानक त्याच्या डोक्यावर एक कल्पना आली। त्याला गावाची गम्मत करण्याची लहर आली। अचानक वो अपना दोपहर का खाना पी के आराम कर रहा था कि उसे सूझा कि मैं चलो एक मजाक करता हूँ। तो घावत शेतात काम करण्याच्या शेतकडे गेला आणि लांडगा आला रे अशी जोरात बॉम्ब ठोकायला लागला, यानी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखो भेड़िया आ गया, माझ्या मेंढ्या आता रहना नहीं, अब मेरी भेड़े बचेंगी नहीं। लांडगा खाईल जो भेड़िया है वो मेरी भेड़िया जो है वो मेरी बकरियों को खा जाएगा। असे म्हणते खोटे रडू लागला और रोने लग गए। शेतकऱ्यांना त्याचे रडणे खरे वाटले। सबको लगा कि ये सच बोल रहा है। ते घावताच रानात
आले, वो अपने लाठ्या लेकर आ गए. पाहतायत तर सगळ्यात मेंढ्या आरामात चरत होते आणि सब बकरी आराम से चल रही थी. लांडगा आने आल्याची नामोनिशान न होती, यानी कोई अब नामोनिशान नहीं था कि यहाँ पर भेड़िया आया होगा. शेतकऱ्याने रघुला विचारले. उन्होंने उससे पूछा, कुठं आहे लांडगा, कहा है. त्यावर रघु जोर जोरात हसने लगा. वो जोर जोर से हसने लगा. म्हणाला, कशी फजिती केली मी, कैसा मैंने बेवकूफ बनाया. तुम्ही शेतकरी वेगातले नी शेतात माघारी गेले और वो अपने खेतों में जो शेतकरी है वो वापस चले गए. हमने आपको समझाया कि फिर से दूसरे दिन वो यही मजाक करता है, तब भी उसकी किसान की मदद के लिए आते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया और हंसने लगता है. फिर तीसरे दिन सच में भेड़िया आ जाता है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसकी बकरियां मारी जाती है. रघु रानाताला परत आला. लांडगाने दोन मेंढ्यांना मारले, उसकी 2 बकरियां खा गया. रघुला आदल्या दिवशी केलेल्या खोट्या गमतीचा पश्चाताप झाला. उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा. तात्पर्य यानी नतीजा, खोटे बोलून कधी दुसऱ्याची गंमत करू नये, ती आपल्याच अंगलट येते. यानी कि अगर आप किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाएंगे तो वापस आपका ही उसमें नुकसान होगा. आखरी सवाल देखिए, निबंध लेखन यानी मजमून नवेसी. पुढीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा, यानी किसी एक पर आपको मजमून लिखना है मराठी में. माझा आवडा खेळ, आपका पसंदीदा खेळ, महत्व, उसकी अहमियत, आवडण्याची कारणे, क्यों पसंद आहे आपको, आवडण्याचे खेळाचे नाव, उसका नाम, और खेळ शिकण्यासाठी केलेले प्रयत्न, मतलब आपने इस खेल के लिए क्या क्या प्रयत्न किया है. और दूसरा लिख सकते हैं आत्मकथा, यानी उसकी आप बीती लिखना है आपको. छत्री, जन्म, प्रकार, महत्व, उपयोग. इस तरह से इसका आखिरी सवाल है, इसका हम जवाब बताएंगे. देखिए तलबा, यहाँ पर हम एक मजमून आपको बता देते हैं. बाकी इस क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं. माझा आवडा खेळ, मेरा पसंदीदा खेळ, बौद्धिक बळ यानी की शतरंज हा माझा आवडा खेळ आहे. या खेळात तुम्ही बुद्धी कुशार्ग होऊन तिला शक्ती प्राप्त होते. लहानपणापासून मी बुद्धिबळ या खेळात रस घेऊन लागलो, यानी मुझे बचपन से ही इस खेल में दिलचस्पी है. माझ्या वडिलांनी हा खेळ मला शिकवाला, मेरे वालिद ने मुझे ये खेल सिखाया. आता मी या खेळात पारंग झालो, यानी माहिर हो चुका हूँ मैं इस खेल में. बुद्धिबळ या खेळात 64 घरांचा पट असतो, यानी एक चौकट पूरा फ्रेम होता है. पांढऱ्या व काळ्याच्या सोंगट्या असतात, यानी काले और सफेद छोटे छोटे बॉक्स होते हैं. यामध्ये एक राजा, एक वजीर, 2 हत्ती, 2 ऊंट, 2 घोड़े व 8 प्यादी अशी फौज असते. आपने शतरंज का गेम तो देखा ही, एक तरफ व्हाइट होते हैं, एक तरफ ब्लैक, और जो आपका जो उस पर खेलने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है. योग्य चाल करून राजाला चेकमेट करणे हा उद्देश असते, यानी आज सही चाले चलकर राजा को चेकमेट करना, हराना है. इसके पर ये गेम मुनासिर होता है. या खेळाची गंमत म्हणजे प्रत्येकाची चाल ठराविक नियमप्रमाणे आखीव केली आहे. राजा एक घरा चालतो, वजीर कुठे काही कसाही कितीही घेरे जाऊ शकतो, यानी राजा सिर्फ एक घर चल सकता है, बाकी वजीर जो है वो किधर भी कहीं से भी चल सकता है. अगर आपने शतरंज खेला होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा. हत्ती आडवा उभा, ऊंट तिरछा, तर घोड़ा अड़ीच घरे चलता है, यानी कि जो हाथी होता है वो आड़ा चलता है और ऊंट जो है वो तिरछा चलता है, और उसके बाद जो घोड़ा होता है वो 2.5 चाल चलता है. प्यादे हे घर पुढे जाऊ शकतात, और जो प्यादे हैं वो एक घर आगे बढ़ सकते हैं. या पटावरील रचनामुळे नी सैनिकाच्या चालीमुळे या खेळाकडे मी आकर्षित झालो. इस तरह ये गेम, मतलब मैदानी जंग का जिस तरह से गेम होता है बस उसी तरह से ये गेम है. इसकी वजह से मुझे ये गेम पसंद है, क्योंकि आपको कारण भी लिखना है. विशेष म्हणजे प्रत्येक चाल विचारपूर्वक करावी लागते आणि प्रतिस्पर्धाची चाल आधी ओळखणावी लागते, यानी खुद को भी एक बेहतर चाल चलनी होती है और सामने वाले की चाल को समझना होता है. म्हणून या खेळात धीर धरून चाल करण्यासाठी आपली बुद्धी कुशार्ग होते. इससे हमारा दिमाग हुशार होता है कि हमें सामने वाले को भी समझते हैं और खुद को भी हमें एक सही चाल चलनी होती है. आपल्या बुद्धीचे बळ वाढते आणि आपली बुद्धीचे योग्य जागी कशी वापरावी, क्योंकि आपको इसकी अहमियत भी लिखना है, महत्व, तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स में डालने होंगे कि इससे आपके दिमाग की अकल में इजाफा होता है और ये गेम पूरी तरह से दिमाग पर मुनासिर होता है. या शिकवण मिळते, याचा फायदा आपल्या प्रत्येक जीवनात होतो, यानी अपनी ज़िंदगी में हमें इसका फायदा मिल सकता है. अनेक प्रसंगात आपण नेमके कैसे धीरोदात्त होऊन वागावे, आपले वर्तन कसे संपर्क ठेवावे याचे ज्ञान मिळते. हम इससे अपनी ज़िंदगी में हम इस ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करताना उपयोग होतो. इसके लिए ये गेम बहुत फायदेमंद है. हा खेळ दोघांना किंवा एकट यानाने खेळात येतो. ये 2 लोगों के बीच में खेला जाता है. आपले मनोरंजन व प्रबोधन करण्याची शक्ति या खेळात असल्यामुळे हा खेळ मला अत्यंत आवडते. इस खेल में हमें मनोरंजन भी मिलता है, यानी हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है और हमारे बुद्धि का भी विकास होता है, इसलिए ये खेल मुझे बहुत पसंद है. अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा. अगला वीडियो हम मराठी ग्रामर पर बनाने वाले हैं, तो बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.